देखो आ जाओ, क्लास नंबर देखो हमारी कौन सी आज की, आज हमारी क्लास नंबर 4 4 है ना, क्लास नंबर 4। इसमें समझने वाले वोल्केनो, ज्वालामुखी समझने वाले गौर से देखो कैसे कैसे पढ़ना। नोट्स सबके पास होना चाहिए, नोट्स है ना सबके पास, नोट्स खोल कर बैठना, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होने की। ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से कितना जरूरी है ज्वालामुखी। इस एक सवाल पक्का बड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए सारा कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दिया गया। ध्यान से समझ लो कैसे पढ़ने वाले। सबसे पहले समझेंगे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी वोल्केनो हो क्या, पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा समझेंगे इसके अंदर फिर ज्वालामुखीयता क्या हो, समझिए बात, वोल्केनोज क्या हो वोल्केनो, ठीक है। एक ज्वालामुखी हो, एक ज्वालामुखीयता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो, देख लो हेडलाइन हमारी है, ये समझने वाले हम आगे ये डिस्कस करने वाले अगले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। पदार्थ, ज्वालामुखी के अंदर से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कौन कौन सा मैटर, कौन कौन सा द्रव्य निकल रहा है वहां से, क्या कौन कौन सा सब्सटेंस जो अंदर से निकल कर आ रहा है ज्वालामुखी के अंदर से, वहां से पेपर में सवाल बनते हैं। कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं, कुछ द्रव निकलते हैं, कुछ गैस निकलते हैं, यहाँ से पेपर में पक्का सवाल पूछे जाते हैं। 100% कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसे जो ठोस होंगे, कुछ ऐसे जो द्रव होंगे, कुछ ऐसे जो गैस होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे, और कुछ हमारे कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस होंगे। समझ में आई बात है, बहुत सारे मैटर निकलते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी के अंग के बारे में पढ़ेंगे हम, ज्वालामुखी के कौन कौन से ऑर्गन हो या अंग हो। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे। जो वोल्केनो हो ना, उसके कितने प्रकार हो, वोल्केनो को हम बांट लेंगे उद्गार अवधि के आधार पर, निकल कहां से रहा ज्वालामुखी, ठीक। दूसरा, इसमें विस्फोट कैसे हुआ, उसके विस्फोट के आधार पर 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, इस तरह कुछ नहीं छोड़ने के। स्थलाकृति पढ़ेंगे कि जब ज्वालामुखी का निर्माण हो, ज्वालामुखी बाहर आ जा, तो वो उस स्थल पर किस किस रूप में दिखाई दे। उन आकृतियों का अलग अलग नाम रखा गया। कुछ ऐसी आकृतियां हो जो बाहर प्रकट हो जाएगी, कुछ ऐसी आकृतियां हो जो बाहर निकलती ही नहीं, ज्वालामुखी की धरती के अंदर ही हो, लेकिन ज्वालामुखी हो, उन्हें आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। जो कुछ शेप हो, साइज हो उनका, कुछ शेप समझ, कुछ इमेज बन जा अंदर ही, ठीक, आकृति ले लो, रूप धारण कर लो, वो सारी इमेज समझेंगे हम कौन कौन सी। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहां कहां ज्वालामुखी मौजूद है, ये भी समझने वाले। और फिर हम समझेंगे ज्वालामुखी से लाभ या हानि क्या हो। सबसे पहले तो मैं ज्वालामुखी से लाभ और उससे निकलने वाली हानि बताता हूँ। सबसे लास्ट का पॉइंट सबसे पहले समझाता हूँ, ताकि इसका इंपोर्टेंस तुम्हें समझ में आ सके, ठीक। अब ज्वालामुखी के क्या क्या लाभ हो। पहली बात, ज्वालामुखी का लाभ, ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। देखो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं, इसे पढ़ने से पहले इसका इंपोर्टेंस समझो, और इंपोर्टेंस समझने से पहले समझो मैं क्यों कह रहा हूं ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। यह बात मैंने अपने नोट्स में लिखाई हुई है शायद। क्यों कहते हैं हम, पता क्या, पृथ्वी के अंदर जितना भी दाब है ना, उसे बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के अंदर जितना भी प्रेशर लग रहा है ऊपर तक, देखो पृथ्वी के अंदर ऊपर की परत, एक परत ऊपर, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर नीचे मेंटल, फिर कोर, ऊपर से दबाव पड़ता चला जा रहा है। और वो दबाव ना उसके अंदर, ताकि पूरी पृथ्वी में विस्फोट ना हो, इसलिए छोटे छोटे जो हो ना, उसका जो हीट वह बाहर आनी जरूरी हो, ताकि उस प्रेशर को मेंटेन करके रखा जा सके। इसलिए उस हमारे प्रेशर को बनाए रखा जा सके, दाब को बनाए रखा जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्वालामुखी उसके अंदर तो विस्फोट होना बड़ा जरूरी हो, जो गैस हो ना, अन्य प्रकार की गैसें हो, ताकि उसके अंदर तो प्रेशर बना रहा, ठीक, और हमारी पृथ्वी का अस्तित्व बचा रहा। इसलिए ज्वालामुखी का विस्फोट होना बड़ा जरूरी है। याद रखना बात। या कुछ लोग कहते हैं हानिकारक, कोई बात नहीं है, लाभ भी समझो उसके। पृथ्वी का सामान्य दाब बनाए रखना और उसकी हीट को बाहर निकालने के लिए ज्वालामुखी का विस्फोट होना काफी ज्यादा जरूरी हो। बताओ, एक बात समझ में आई, लाभ समझ में आया। और बताओ ज्वालामुखी क्यों जरूरी है जी। जरूरी का मतलब इंपोर्टेंस कैसा, क्या, हाँ, जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होगा उसके बाद वहां से ना जो मिट्टी निकलेगी उसे हम कौन सी मिट्टी कहेंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण होगा, और काली मिट्टी फसल के लिए हमेशा उपयुक्त और अच्छी मानी जाती है जो हमारी हो। इसे ना काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, समझ नहीं बात, या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये ना किसी भी फसल के लिए, गन्ने की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, और कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है जो काली मिट्टी हो हमारी, ब्लैक सोइल जिसे बोलते हैं। याद रहेगी बात। या और पता और क्या खास बात है, ज्वालामुखी जो हो इसका लाभ क्या हो। अभी तो 2 लाभ बताए मैंने तुम्हें, और बताओ ना क्या लाभ हो उसका ज्वालामुखी का। लाभ फिर हानि की बात करेंगे, और बताओ क्या लाभ हो उसका, किसका, हाँ, स्ट्रोम्बोली को देखो ना, स्ट्रोम्बोली देखा तुम, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एक ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में उसकी लाइट उड़ती हुई दिखाई दे, और लोग कई कई किलोमीटर तक उसकी लाइट देखने के लिए आते हैं। ऐसे जलता है जैसे मानो काफी दूर से कोई एक बहुत बड़ा बल्ब जल रहा हो, ऐसे जलता। तो ये कहीं ना कहीं पर्यटन यात्रियों को बढ़ावा देते हैं। तो 3 लाभ समझ में आए तुम, ठीक है। चौथा लाभ बताओ। चौथा लाभ ये हो, ये चाहे तो वर्षा को रोक भी सकते हैं। यस, जहां भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा ना, यूं समझ जाओ उसके वातावरण में बड़ी मात्रा में जलवाष्प निकलेगा। सही बात, या जलवाष्प निकलेगा, अन्य प्रकार की गैसें निकलेगी, और पूरे वातावरण को बाधित कर देंगे। वहां पूरे वातावरण में प्रदूषण भी फैला दे, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि वहां वर्षा को प्रभावित करने का काम करते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट है।
वर्षा को प्रभावित करने का काम करते हैं। बड़ी मात्रा में जलवाष्प निकलता है इसमें से, अभी समझेंगे जलवाष्प क्या हो, H2 जैसे बोलते हैं। और बताओ क्या बेनिफिट हो सके इसका? यस, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो, जो महाद्वीप की जो क्रस्ट हो, ज्वालामुखी जैसे ही बाहर निकलेगा ना तो चट्टाने बनेगी, और चट्टाने बनना महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होना, इसे भी कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंट क्रस्ट जिसे बोलते हैं, उसका भी निर्माण होता। यस और नो? उसके बाद और बताओ ज्वालामुखी के क्या क्या लाभ हो, फटाफट देते स्पीड से। ज्वालामुखी से ना आर्थिक महत्व के खनिज निकलते हैं, सोना चांदी चमन परासनी, सोना चांदी हीरा, ये नहीं निकलती है, हीरा तो निकलता होगा। और बताओ क्या क्या निकलता है, जल्दी फटाफट देते स्पीड से बताओ, बताओ। नोट्स के लास्ट में सब लगी कर रही, खबानी जस्ता भी कर रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी खास बात यह भी है, महाराष्ट्र का नाम सुना तुमने? महाराष्ट्र के अंदर एक सबसे फेमस झील है, उसका नाम है लोनार झील। लोनार झील एक पर उसका निर्माण ज्वालामुखी से ही हुआ, वो एक प्रकार की कल्डेरा झील, कढ़ाई के रूप की ये झील है, उसमें पानी भर जा, फिर ऐसा करके एक झील का निर्माण कहीं किसी जमाने में वहां से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था तो वहां से क्या हुआ, ज्वालामुखी अब विस्फोट हो नहीं रहा, अब वो बंद हो चुका, वहां एक गड्ढा हो चुका, वहां पानी भर चुका, एक झील का निर्माण हो गया। महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील ऐसे ही बनी हुई है। यस, बता सुनिए, इसका ये तो इसका महत्व था, कुछ खास खास पॉइंट थे जो मैंने तुम्हें बता दिए। और बताओ कि क्या खास बात हो सके ज्वालामुखी की, और क्या खास बात हो सके, और क्या लाभ हो सके ज्वालामुखी के, बताओ। बस बस ऐसे ही लिखोगे। चलो इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतने पॉइंट बहुत है। अब मुझे बताओ इसकी लॉस क्या? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या क्या मौजूद हो उसकी बारे में जानकारी तो देता। हमारा जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर हो उसके बारे में नॉलेज तो जरूर मिलती है वह। यस और नो? उसके बाद जरा यूं बताओ मुझे, सुनो जरा यूं बताओ मुझे, इसकी हानि क्या हो ज्वालामुखी का? जब जहां भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो ना तो वहां के एरिया का, कई किलोमीटर एरिया का जो क्षेत्रफल है, कृषि क्षेत्र हो, वो पूरी तरह नष्ट हो जा। समझ आई बात? या और बताओ क्या नुकसान हो? भूकंप को बढ़ावा देता, भूकंप। और जहां के वातावरण में ना, जहां के वातावरण में सुन लो, जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, जैसे प्रशांत महासागर में पूरी एक रिंग बल्ले पाई जा, पूरी की इस तरह करके, यहाँ भी ज्वालामुखी का विस्फोट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, या पूरी एक रिंग बल्ले पाई जा, पूरी की पूरी एक आकृति बन चुकी है। यहाँ भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा। तो यूं समझ जाओ उस पूरे एरिया में प्रदूषण बड़ी मात्रा में पाया जा, क्योंकि वहां तक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये बड़ी मात्रा में निकलते हैं। और जहां से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे SO2, NO2, N2O5 इस तरह के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, ये प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं और बड़ी मात्रा में वहां प्रदूषण का कारण बनते हैं ये वोल्केनो। याद रहे ये बात है, ज्वालामुखी ये नहीं करने, ये तो होगी इससे हानि। लाभ भी पता लग गया, हानि भी पता लग गई। लेकिन इससे पहले ये तो अपने बाद की बात बता दी, अब आप उल्टा पढ़ोगे क्या? नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ज्वालामुखी है क्या, फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी तो जो पदार्थ निकलते हैं उससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, सवाल क्या पूछता, सवाल पाओ ना सीधा, ठीक है, उसको सवाल पाते हैं। याद रही बात है? आओ तो ज्वालामुखी, किस चीज को हम ज्वालामुखी कहते हैं? क्या हो ज्वालामुखी? बता ज्वालामुखी क्या परिभाषा हो? हाँ, यही है। देखो ये हमारी, सुन लो ध्यान लगा कर, ये हमारी पृथ्वी है। हाँ जी पृथ्वी है, ठीक। हम यहाँ तो छोटा सा छिद्र होगा या दरार होगी, यहाँ से ऐसा करके क्या होगी? दरार। और इसमें से क्या निकल रहा है? लावा। लावा यहाँ का फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा करके फैलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तेरे नाम, ऐसा बात ना करो। लावा बाहर निकलना स्टार्ट होगा, लावा बाहर निकल कर ना यहाँ आकर ठोस हो जाएगा, बाहर निकल कर, अच्छा इसे अंदर रहेगा तो उसे मैग्मा कहेंगे, और बाहर आया ना बाहर तो लावा कहेंगे उसे। यस और नो? जरा एक बात बताओ मुझे, अगर एक भूपृष्ठ के जो आंतरिक भाग हो, ये हमारी भूपृष्ठ है पूरी की पूरी, क्या है? भूपृष्ठ 30 किलोमीटर तक पूरी की पूरी भूपृष्ठ है। इस 30 किलोमीटर के नीचे से लावा निकल कर बाहर आ, मैग्मा निकल कर बाहर आगा। जैसे मैग्मा निकल कर बाहर आगा तो उसे हम लावा कह देंगे, अंदर होगा तो मैग्मा कहेंगे, बाहर आया तो लावा बोल लेंगे। बाबा लावा बाहर निकल कर, बाबा कह रहे लावा, लावा बाहर निकल कर ठोस हो जाएगा। लावा बाहर निकल के जब ठोस हो जाएगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। याद रहेगी बात है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक। तो ऊपरी सतह पर प्रकट होगा नहीं, लावा जब ऊपरी सतह पर प्रकट हो जाएगा ना, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रकट हो जाएगा, भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर प्रकट हो जाएगा, चाहे तो किसी दरार के सहारे निकल कर आगा या किसी छिद्र के सहारे निकल कर आगा, ठीक। और जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रकट हो जाएगा, इसे बोलेंगे ज्वालामुखी। और यह पूरी घटना या पूरी प्रक्रिया क्या रहता है? ज्वालामुखीता है, ज्वालामुखीता। नोट्स पर सब लिखा हुआ,
यहां तो सवाल नहीं पूछता इसकी परिभाषा था, ये तो होगी इसकी परिभाषा। ठीक, मेंस मांस में लिख लियो अगर काम आया था तुम। ठीक, अब सवाल है हमारे पास कि यहां से निकलते कौन कौन से पदार्थ है, जरा ये बताओ यहां से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो उनका हमने कैटेगराइजेशन कर लिया, हमने उनका वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, बांट दिया उन्हें। जितने पदार्थ निकलते हैं एक साथ नहीं पढ़ने, उन्हें बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से ठोस पदार्थ निकल ले, कौन कौन से द्रव पदार्थ निकल ले, कौन कौन से गैस, कौन कौन से सॉलिड, कौन कौन से लिक्विड और कौन कौन से हमारे गैसेज है। समझ की बात है, कौन कौन से मैटर है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलते हैं। यहां तक सवाल बनते हैं और इंपॉर्टेंट है, तीनों समझ लेना अच्छे तरीके से। आऊं समझाऊं? ठीक है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आओ पहले नंबर पर जाओ। पहले नंबर पर ठोस पदार्थ। अब ये ठोस पदार्थ है, पक्का सवाल पूछेगा, याद रखना। जिन उसकी खोपड़ी घूमगी ठोस पदार्थ, उसकी किसकी खोपड़ी घूमगी? सॉलिड। ये कौन से पदार्थ होंगे भैया? ये सॉलिड पदार्थ कौन कौन से होंगे जरा इनको समझते हैं। कौन कौन से ठोस पदार्थ निकलते हैं? नोट्स है तुम्हारे पास? क्या लिखा है नोट के अंदर? मैंने तुम बताओ फटाफट क्या क्या लिखवा रखा है। सबसे पहले नंबर पर ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम भाई। जहां एक काम करो, इसका ना एक वीडियो देख लो यूट्यूब पर जाकर, ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो, तुरंत पता लग जाएगा क्या निकल रहा। ठोस पदार्थ कैसे, इतने मोटे मोटे पत्थर, फुटबॉल की आकार के इतने मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी बम। याद रखना बात, या ज्वालामुखी बम। सवाल कैसे पूछेगा? ज्वालामुखी के विस्फोट से निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? नंबर 1 ज्वालामुखी बम। तुम सोचोगे ना बम तो फैक्ट्री में बना, बम यहाँ क्या कर रहा है? चलिए ऑप्शन में नहीं उठाएगा। ऐसा सोचो, नहीं सोचते तो इस तरह का कॉमन सेंस नहीं लगाना वहां से। याद रहिए, चट्टान के टुकड़े होने ही है, फुटबॉल के आकार के टुकड़े, चट्टान, उन्हें बोले ज्वालामुखी बम। और दूसरे नंबर पता क्या लिख रहे? लेपिली। ये नाम पूछा जाएगा, ये लेपिली। फिर नु पूछा पता क्या हुआ? वहां तो पिल्ली पूछ रखी थी, पिली, वहां तो पिल्ली पूछ रखी थी। ये हो लेपिली, जो मटर हो ना, मटर के आकार के छोटे छोटे दाने हो। समझ बात है, इतने छोटे छोटे दाने से हो वो बाहर निकलो, ठोस हो एक प्रकार से। मैंने कहा नहीं, ठोस पदार्थ है, बाहर निकलेंगे। पहले तो मोटे मोटे इतने मोटे फुटबॉल के आकार के टुकड़े निकलेंगे, उन्हें ज्वालामुखी बम कहेंगे। और जो छोटे छोटे मटर के आकार, मटर का देखा है मटर के दाने कैसे हो? ठीक है, मटर के दाने आकार के इस तरह करके ठोस पदार्थ बाहर निकलेंगे। ये लिखा रखा है मैंने, ठीक है। अखरोट के समान भी टुकड़े होंगे, अखरोट होता नहीं इतना, उसके समान के जो टुकड़े होंगे वे बाहर निकलेंगे, उन्हें बोलेंगे लेपिली। ये पूछा जा सकता सवाल, कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से लेपिली का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन ज्वालामुखी से, दूसरा ऑप्शन भूकंप से, तीसरा ऑप्शन महासागर से, चौथा ऑप्शन दे देगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। कुछ भी ऐसा करके दे देगा और ऐसे करके तुम्हारी खोपड़ी घुमा देगा। तो ज्वालामुखी तो इसका संबंध है लेपिली का। ठीक है, लेपिली उसे ही कहते हैं जो छोटे छोटे एक अखरोट के समान टुकड़े निकलते हैं, ठोस टुकड़े निकलते हैं जब विस्फोट होगा ज्वालामुखी का, उसे बोलते हैं लेपिली। याद रहेगी। एक और भी नाम है इसका, स्कोरिया। क्या नाम है इसको? याद रख। चलो आगे चलो। अब फ्यूमिस चट्टाने। क्या है? फ्यूमिस है ना? अच्छा, फ्यूमिस चट्टान। अच्छा, इसे भी समझ लो ये क्या हो भाई? फ्यूमिस चट्टान निकलती है, समझ लो एक प्रकार की राख हो या पूरे वातावरण में फैल जाएगी जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, इसे बोलते हैं फ्यूमिस चट्टान। सही बात है, टफ राख हो या एक प्रकार की, जहां भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। ये ठोस पदार्थों में लिखना हमारे। ठीक, सवाल यही पूछ लेगा निम्नलिखित में से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ निकलता है? यही है वे ठोस पदार्थ। ये रे, एक ज्वालामुखी बम, एक लेपिली, एक स्कोरिया, एक क्या फ्यूमिस चट्टान जिसे हम राख कहते हैं। तो तीन चीज होगी, एक तो फुटबॉल के समान क्या आकार के टुकड़े निकलेंगे, ज्वालामुखी बम बोलोगे। दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारी? मटर के समान टुकड़े निकलेंगे, ठोस होंगे पूरे के पूरे में, चट्टान के रूप में होंगे, छोटे छोटे पत्थर क्या एक प्रकार के। उसके बाद क्या होगा? राख निकलेगी। ये ठोस पदार्थ। ये सर नो? तो राख ठोस पदार्थ तो हमारी नहीं आ रही, ये पता होना चाहिए अंदर से। अगला सवाल, ये तो ठोस वाले पदार्थ हो गए। सर ये बताओ, ठोस सॉलिड तो आपने समझा दिए, अब बताओ लिक्विड को क्या क्या निकलेगा? दूसरे नंबर पर द्रव वाला पदार्थ बताओ, द्रव के रूप में क्या क्या निकलने वाला होगा? जल्दी फटाफट बताओ, देते स्पीड बताओ। ठीक है, एक बात बताओ, अगर एक जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग होगा, अंदर वाला आंतरिक भाग होगा, इंटरनल पार्ट होगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा? मैग्मा। लेकिन उस मैग्मा को हम अंदर तो मैग्मा कहेंगे, जैसे वो बाहर आगा ना तुरंत उसका नाम क्या हो जाएगा? लावा। याद रहेगी बात या? ठीक, वैसे तो मैग्मा बोल रहे, मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। ये ऐसा करके दरार पड़ी हुई, इसमें ऐसा करके दरार पड़ी, अगर अंदर रहेगा ये भाग, अगर ये अंदर भाग रहेगा, इसे बोल लेंगे मैग्मा। और बाहर निकल लगा जाएगा तो लावा। ये सुन लो, तो बाहर वाले भाग को क्या बोल लेंगे? लावा। चलो नेक्स्ट, और बताओ क्या निकलेगा? लावा को दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक,
अब जो लावा ना हमारा, ये लावा निकला हमारा, अच्छा ये लावा निकला, इसे दो भागों में बांट लेते हैं, और दोनों को दोनों में पेपर में पक्का सवाल पूछा गया हो, ठीक है, ये याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए क्या है वो। लावा अपना लावा बाहर आया नहीं है, अंदर था तो क्या कहला रहा था मैग्मा, बाहर आया तो क्या कहला रहा लावा। सुनूंगा तुमसे, याद रखना बात, या पीछे तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी, ध्यान से समझना। अब लावा एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा तुम्हारा, समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से। मेन चीज यही है, अपना नोट्स पढ़ना, बार बार पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ जाकर, कुछ भी अलग दिखाई दे, सारा वहां तक कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरा का पूरा, समझ गए। बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आगे मत बढ़ना बिल्कुल भी। अब जब तुम्हारा टेस्ट होगा कम से कम 100 क्वेश्चनों का, जैसे 5 चैप्टर खत्म हो गए ना, 100 क्वेश्चनों के 3 टेस्ट होंगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, याद रखना बात यह, ठीक है। फिर तुम्हारी वाट लगाऊंगा, एक क्वेश्चन गलत करके दिखाई तुम मुझे, फिर डंडे से कहते खिंचाई करूंगा तुम्हारी, समझ गए। 5 चैप्टर 3 टेस्ट, कम से कम 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक। पहले नंबर पर जाओ, ठीक। जब लावा निकल गया, हाँ सर लावा निकल तो गया, उस लावा को ना हम बांट लेते हैं। सर कैसे बांटते हैं? हम बांटते हैं पदार्थ के आधार पर। पदार्थ का मतलब सर, पदार्थ का मतलब ये क्या तो अम्लीय लावा होगा, ठीक, क्या वो क्षारीय लावा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? समझो 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 सवाल कैसा आगा। क्या तो लावा होगा अम्लीय, अम्लीय एसिड, अम्लीय लावा एसिड वाला होगा। ये दूसरे नंबर में बेस के जैसा होगा, क्षारीय लावा, क्षारीय लावा। ध्यान से सुन लेना, इसका आगे भी काम आने वाला, ठीक। क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो तो कौन कौन से क्या क्या निकलता। नंबर फर्स्ट एक तो निकलता हमारे ठोस पदार्थ, वो हमने बता दिए, ठीक है। ज्वालामुखी बम, लेपिली, स्कोरिया, उसके बाद ये फ्यूमिस चट्टान निकलती है, राख निकलती है। ज्वालामुखी बम फुटबॉल के समान करके टुकड़े निकलते हैं। लेपिली क्या हो? लेपिली वही हो मटर के समान टुकड़े, अखरोट के समान टुकड़े, जो छोटे छोटे पत्थर तुरंत बाहर निकलते हैं विस्फोट के साथ। उसके बाद क्या होगा? फ्यूमिस चट्टान, राख होगी, वो बाहर निकलती है। उसके बाद यहाँ क्या निकलता? द्रव, द्रव के रूप में क्या निकलता? अंदर होगा तो मैग्मा, बाहर निकल गया है तो लावा। लावा को बांट लेते हैं, 2 प्रकार का लावा, अम्लीय लावा, क्षारीय लावा। अब अम्लीय लावा क्या हो? ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। बताओ क्या अम्लीय लावा, क्या हो अम्लीय लावा? बता फटाफट स्पीड से, सब पढ़ा रखा है पहले, तू बता। एक वो सिलिका, जिसे हम रेत कहते हैं, सिलिका, सिलिका। इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी ज्यादा होगी? अम्लीय लावा वो होगा जिसमें से रेत बड़ी मात्रा में निकलेगा, सही बात है। इसमें जो सिलिका की मात्रा होगी ज्यादा होगी। अब बताओ, इधर भी मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, तो फिर जब इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी? सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम। तुलना करके पड़ेगा, याद रखना बात। या एक चीज पढ़ोगे तो तुरंत उधर देखो, अच्छा इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो, अम्लीय लावा वो होगा जिसमें रेत की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और जिसमें क्या होगी? कम होगी, वो क्षारीय लावा होगा। याद रहेगी बात है। अब बताओ रेत किसमें ज्यादा? अम्लीय लावा हो, एसिड वाला होगा। जो बेस वाला उसमें रेत कम। यहाँ तक सवाल नहीं पूछने का, दूसरा सवाल, तो सवाल पूछने जाना हूँ, सब पॉइंट। अच्छा इसमें सिलिका की मात्रा कितनी? इसमें अब बताओ क्या बता रहे बताओ। इसमें सिलिका की मात्रा बताओ कितनी होगी? सिलिका की मात्रा 40 से 55% के आसपास है इसमें। इसमें 55 से 80 है, 55 से, इसमें 40 से 55%। अब दूसरा पॉइंट बताओ, ठीक। जो अम्लीय लावा होगा, पहली बात सुनो, ध्यान लगाएगा, यही सवाल है। अम्लीय लावा होगा ना जो, वो गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या? अम्लीय वाला हल्का होगा, ये होगा गाढ़ा, ठीक। अम्लीय लावा कैसा होगा? हल्का, हल्का होगा, हल्का होगा नहीं हो, ठीक है। गाढ़ा होगा, हल्का होगा, गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा। याद रहेगी बात है। अच्छा एकदम तो नहीं फैलने का। मान लो कोई चीज गाढ़ा, मानो तुम एक डब्बे में तो शहद एक डब्बे में तुम शहद निकाल ले, शहद निकालने के बावजूद धीरे धीरे तो नीचे फैलेगा, ऊपर उसका आकार बढ़ा नहीं तो चले जाएगा। मान लो तुम पानी का एक ढेर नहीं बना सकते, शहद का एक ढेर बना सको, ठीक। इसलिए जो अम्लीय लावा से बनने वाले जो शंकु, जो अम्लीय लावा से जो बनने वाला ज्वालामुखी हो ना, उसका आकार हमेशा ऊंचा होता चला जा, ऊंचा। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बात बता रहा हूं। अम्लीय लावा गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। शहद हो, शहद का तुम एक ढेर बना सको, लेकिन पानी का तुम ढेर नहीं बना सकते, क्योंकि वो पतला हो चुका, उसकी सांद्रता कम हो चुकी, इसकी सांद्रता ज्यादा। अम्लीय लावा की जो सांद्रता होगी वो ज्यादा होगी तो उसका ढेर बना सको, इसीलिए इसका मिश्रित शंकु बनाया जा अम्लीय लावा का। याद रखना बात। या आगे पढ़ोगे जब स्थलाकृत्य पढ़ाऊंगा यहाँ से तुम्हें, ये स्थलाकृत्य भाई, स्थलाकृत्य, समझ गए। इसलिए इसका तुम क्या बना सको? मिश्रित शंकु। बात समझ में आई? ये कॉमन सेंस, ऐसे कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ा, या हो पढ़ाई। समझ गए क्या करने? बता मैंने क्या समझाया, फटाफट देते स्पीड से भी। अम्लीय लावा, हाँ, उसकी सांद्रता ज्यादा हो,
सांद्रता ज्यादा होने के कारण क्या हो सकता, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा तो क्या बन जाएगा, उसका ढेर बन जाएगा। इसका मतलब अम्लीय लावा से जो बनने वाले शंकु उनकी ऊंचाई ज्यादा हो, जैसा मिश्रित शंकु। ये मिश्रित शंकु क्या है, ज्वालामुखी का ही नाम है। कौन सा ज्वालामुखी, ये स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति, बाह्य स्थलाकृति, क्योंकि ज्वालामुखी तो भी आकृतियों का निर्माण हो सकता है। ज्वालामुखी तो गणेश जी बन जा, है नहीं, ठीक। लेकिन 8 प्रकार के स्थलाकृतियां वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ही समझा दिया, इसका यूज यहां होगा। यस और नो। चलो और बताओ इसके बारे में करें, तीसरी पॉइंट इसके बारे में, अम्लीय लावा के बारे में। तापमान, इसका तापमान, तापमान तो कम होना चाहिए इसका, बताओ कितना हो, 800 डिग्री सेल्सियस हो। यही याद रखना कि कम हो इसका तापमान इसकी अपेक्षा, बल्कि इसका तापमान ज्यादा होगा। पहले ना बताइए कैसा होगा, ये हल्का होगा, हल्का नहीं होगा, ये भारी होगा, पतला होगा, नहीं होगा। रंग, रंग गहरा हो उसका। तीसरे नंबर बताओ, हाँ पतला होगा तो बह सके, उसमें बहने का गुण हो, बहने का गुण हो ना, ठीक। और तापमान कैसा होगा, ज्यादा होगा, याद रखना। इसलिए जो स्तर बनने वाला, मान लो पृथ्वी के बाहर जो लावा निकला, तो लावा ऐसा ना क्षितिज रूप में फैलता चला जा, और क्षितिज रूप में जो फैलता चले जा, पता ये करे उसको कौन सा शंकु बोल रहे, क्षितिज रूप में जो फैलता चले जा लावा जाकर, भाई स्थलाकृति नहीं पढ़ा रखीगा तो क्या बोल लेंगे उसे, बस ये पढ़ रहे तुम, बस ये हाथ हरी पढ़ाई, ये हाथ हरी पढ़ाई में कमी, समझना ही बात है। मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन पढ़ने, ये जा रहे ट्यूशन पढ़ने, बस या लगी लंका, बस पैट्रिक लावा शंकु बोलते हैं सर, परतदार शंकु बोलते हैं शायद, इसे करके मुझे करके क्या क्या बोलते हैं सर, क्षारीय, एक और नाम होगा इसका, क्षारीय लावा शंकु, क्या पैट्रिक लावा शंकु या क्षेत्रीय लावा शंकु, क्षारीय, याद रहेगी बात, या पता लग गया। ऐसे लिंक करके पढ़ा जा, तुम्हारी कनेक्टिविटी टूटती हुई, इसलिए कहता हूं तमीज से पढ़ लो, होश में होगा, ठीक। यूं बताओ इसका तापमान कितना होगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या 1800, ताप होगा इसका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यार तुम पढ़ने वाले छात्र हो, बताओ तुम्हारा ये हाल, हम पढ़ ले तो पता नहीं कहाँ जाओ, पता नहीं कैसे पढ़ो तुम, बात बताओ समझ में आई नहीं। अभी बताओ इसका तापमान ज्यादा नहीं है, अगर इसका तापमान ज्यादा होगा ये बह नहीं सकता, जो बह सकता होगा वो ऐसे ही शंकु नहीं बनागा। लावा बाहर निकला है, एक प्रकार की आकृति धारण कर लगा, उसे क्षारीय लावा शंकु बोल लेंगे। बाह्य स्थल आकृति पहले ही पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो उसे, यहाँ खोल कर पढ़ रहे हैं, पता लग गया ना क्या पढ़ रहे हैं, बताइए क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा इतने स्पीड तक क्या पढ़ रहे हैं, क्या रैपट इतने मनोमान रखोगी, देखिए क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ पढ़ रहे हैं, और ठोस पढ़ लिया जरूर पढ़ रहे हो, क्या है ज्वालामुखी, अभी बाहर ही घूम रही तो वहां चली जाए लहंगा पैर का साथ दी में, छे लहंगे बदलेगी। चौथे नंबर पर जाओ, चलिए साथ दी में, साथ दी। नेक्स्ट और बताओ क्या हो गया, तो बस और नहीं आया इसके बारे में, और नहीं आया तो सुन लो फिर उसके बारे में, ठीक। क्या चीज के बारे में पता होनी चाहिए, पहले ही बताओ। अम्लीय लावा शंकु, अम्लीय लावा समझ में आया, लावा कितने प्रकार का हो, लावा वही ना हो जो अंदर हो बाहर हो, बाहर आया तो लावा, अंदर आया तो मैग्मा, मैग्मा अंदर ही रहेगा, लावा बाहर आ जाएगा। लावा बाहर आया तो 2 प्रकार का, अम्लीय लावा, क्षारीय लावा। अम्लीय लावा वही हो जिसमें रेत ही रेत हो, क्या रेत ही रेत हो, रेत ही रेत हो, रेत ज्यादा हो, सिलिका ज्यादा हो, रेत को सिलिका कहते हैं, ठीक। उसके बाद जहां सिलिका की मात्रा कम होगी क्षारीय लावा होगा, याद करना पड़ेगा भैया। उसके बाद जहां ये हल्का होगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, इसका रंग भी हल्का होगा, याद रहेगी बात। या उसके बाद अच्छा चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, सांद्रता ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, सांद्रता ज्यादा होगी तो धीरे धीरे एक ढेर बना देगा, और ढेर बना के एक प्रकार की अलग ही आकृति धारण करेगा, और जो आकृति धारण करेगा उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित शंकु। और मिश्रित शंकु में ही हो जिनकी ऊंचाई ज्यादा हो, जिनकी ऊंचाई ज्यादा होगी, याद रही बात है, ठीक। अच्छा एक उदाहरण बताओ जो मिश्रित शंकु का उदाहरण हो, कहां से मिश्रित शंकु, बस यह कमी तुम्हारी पढ़ाई में, यही कमी तुम्हारी पढ़ाई में, ठीक। भाई मिश्रित शंकु का उदाहरण क्या हो, क्या उदाहरण है मिश्रित शंकु का, जापान के अंदर फ्यूजियामा पड़ा, वो मिश्रित शंकु का ही उदाहरण है वो, ऐसे पढ़ा जा, छोड़ दो तो तैयारी आ जाइए। इधर ये करें ध्यान से, हाँ फिलीपींस का भी है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है, कहीं लिख देता हूं, क्या बताया दूं मैं, जापान के अंदर, जापान का पजामा नहीं, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा,
फिलीपींस का क्या नाम था उसका, फिलीपींस वाला म्यूना, लिख लियो, उसको कोई बात नहीं है। इसका उदाहरण बताइए एक क्षारीय लावा शंकु का। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहां पड़ा, अमेरिका के अंदर, क्या पाया जाए वहां, मोनोलोआ। कौन सा लोहा, ये भी पर्सन है जो फ्यूचर में पूछे जाके तुमसे। तो अगर कभी पेपर बनाने वाला गया ना तो यहां तक जाएगा, यहां तक उसकी औकात है। तो पेपर पढ़ाई ऐसा करो ताकि इसमें कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक। चले, कोई दिक्कत। क्षारीय, ऐसे बताओ, क्षारीय लावा का तापमान ज्यादा नहीं होता, जब ज्यादा होगा उसका तापमान तो पतला नहीं हो जाएगा, वो पिघल नहीं जाएगा, बहवेगा नहीं, वो बहवेगा तो क्षारीय लावा शंकु नहीं बनागा। क्षारीय फैल जाना, याद रहेगी बात है। क्षारीय तो उसको कॉमन सेंस लगा सकता, अच्छा तापमान ज्यादा, अच्छा फैल जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, क्षारीय लावा शंकु, अच्छा 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 अच्छा, सिलिका की मात्रा रेत कम, अच्छा रेत कम होगी इसके, सही याद रहेगी बात। इसमें रेत ज्यादा होगी, जिसमें रेत ज्यादा होगी वो ढेर बना लगा, सही बात है। जिसमें रेत ही नहीं होने की वो ढेर नहीं बनाने का, ऐसा कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ा, समझ गया। पढ़ो क्या क्या करूं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतनी बात बताओ समझ में आई। तो यहां तक क्लियर। ठोस पदार्थ पढ़ लिए हमने, दर पढ़ लिए, अब गैस तक पक्का सवाल पूछो 100%। इसे हटा रहा हूं, मुझे लगता तुम्हें कि लिखने की जरूरत है, सब चीज नोट्स में लिखा हुआ, एक प्रकार का रिवीजन होता है। अभी मैं पूछ लूंगा क्या क्या बताया तुम्हें, अब सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वोल्केनो। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट सुन लो। पहला कथन क्या है, पहला कथन ये हो कि हमारे से पूछ रहा कि बताओ, क्या बताना, ये बताना कि जो हमारे ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी से जो निकलने वाले ठोस पदार्थ हो, याद सुन लेना, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों के अंतर्गत जल वाष्प को शामिल किया जाता है ही नहीं, कहीं पढ़ा है ना, सही बात है। लेपिली किससे संबंधित है, ठोस पदार्थ होगा धर्म गैस में, क्या हो लेपिली, क्या हो लेपिली, बस ठीक है, रोने लगे तुम, चुप हो जाओ। ये भी होगा, गैस पर जाऊं। अब देखो गैस कैसे कैसे निकलती है, गैस ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, बहुत रट्टा मार लिया तुमने, सुन लो, ठीक। ये क्या है सर, ये तो पृथ्वी है सर, ज्वाला, ये दरार है सर, दरार आया, हाँ सर दरार आया सर, इसके अंदर तो लावा निकलेगा, हाँ सर लावा, लावा नहीं सर, मैग्मा, सर मैग्मा बोल रहे हो सर, अंदर मैग्मा, सर ठीक है मैग्मा, मैग्मा का नाम क्या लिख दिया सर, सर बाहर आया हो, हाँ सर बाहर आया, आया, फैल दिया, तेरे नाम ला 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 ला, क्या क्या निकल रहा देखो, गैस निकलेगी बहुत सारी, तबाह कर देगी। ये गैस हमारे काम की है, पेपर में पूछी जाती है, नोट्स पर सब लिखवा रखा है। जरा नाम बता सको उनका, करके सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा कोई ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा, सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलता, जल वाष्प H2O के रूप में मान लो तुम इसे, और 60 से 90% यही निकला, याद रखना बात। या सबसे अधिक मात्रा में परसेंटेज याद रखो या याद रखो, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, ना जाने कितनी बार पेपर में सवाल पूछा हुआ, समझ आई बात। या जल वाष्प, दूसरे नंबर का बताओ, दूसरे नंबर का, अच्छा ये बताओ और क्या, अच्छा उस एक तो सबसे ज्यादा मात्रा वाला याद रखो, और एक ये याद रखो क्या नहीं निकलता, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं निकलता यहां से, याद रखना, ऑक्सीजन को क्रॉस मार देना, इसलिए सवाल पूछेगा क्या नहीं निकलता। ये तो सब बात करते हैं क्या निकलता, क्या नहीं निकलता, क्या निकलता, क्या नहीं निकलता, वो पहले याद रखो। ऑक्सीजन नहीं निकलता, नाइट्रोजन निकलता, यस, अमोनिया निकलती है, यस, HCl निकलता, यस, बाकी सब निकलेगा, लिख देते हैं। तो लिखा रखा है मैंने सब। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जानते हो कितनी खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड वही गैस है जो अंकों में जलन पैदा करती है। सल्फर डाइऑक्साइड वही गैस है जो थर्मल पावर प्लांट, जहां तो कोयला जला के बिजली बनाई जाओ, वहां से चिमनी में से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड वही गैस है जो दिल्ली की सड़कों पर घूमती रहती है, तुम्हारे अंकों में जलन पैदा कर देती है, वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वही गैस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई साल तक बैन लगा रहा, बार बार मैंने करा कि चिमनियों के अंदर डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी लगाओ, बंद करो उस गैस को, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट जो NTPC है, ठीक है, ये बानी नहीं रहे बिल्कुल भी, कह रहे हम सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लगे। सल्फर डाइऑक्साइड घातक हो, सल्फर डाइऑक्साइड वही गैस है जो प्रदूषण का सूचक हो। ये अगर किसी क्षेत्र के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जा SO2 की, तो वो काई के बारे में संकेत दे देगी, काई बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी वहां, सही बात, काई आ जाएगी वहां से, तो समझो पता क्या होगा, इसका मतलब वहां सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी, वही गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। और बताओ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाँ निकलती है। उसके बाद बताओ
H2S निकलता, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सब खतरनाक हो कार्बन डाइऑक्साइड। या जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस हो जो ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देती है। और ग्रीन हाउस गैसों में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का है, वो कौन सी गैस है? CO2 गैस। और जो CO2 गैस है ना, क्या हो ग्रीन हाउस गैस है? क्या हो ग्रीन हाउस गैस है? क्या हो ग्रीन हाउस गैस है? बता, वाट लगा दी सारी पढ़ाई के, बता तुम इससे पढ़ लो फास्ट। ग्रीन हाउस गैस है क्या हो? बस क्या हो ग्रीन हाउस गैस है? यार तुम ना पढ़ाई छोड़ दो जी, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या हो ग्रीन हाउस गैस नहीं पता? मतलब यार तुम किन्ने पे जाए पढ़ने, क्यों, मतलब क्यों आए हो तुम यार? छोड़ दो यार। ग्रीन हाउस गैस क्या हो? पर सुन लो, सूर्य के पास से एनर्जी आई, एनर्जी सूर्य ना जो पृथ्वी हो हमारी, रात को पूरी तरह क्या हो, ठंडी हो जा, दिन में गर्म हो जा। ठंडी इसलिए हो जा क्योंकि सारी की सारी पार्थिव किरणें हो, जो किरणें आई पूरी सोलर रेडिएशन जिसे बोल रहे, वो वापस लौटनी चाहिए, वापस नहीं लौट रही। कारण क्या हो रहा, बाहर एक गैसों का वातावरण बन गया, उसे रोक लिया, CO2 ने रोक लिया, CH4 ने रोक लिया, जो जिस जोन सी गैस है ना उस किरणों को रोक लिया, वह गैस ग्रीन हाउस गैस है। एक घर बना लिया गैसों का। मतलब क्या यार, क्या पढ़ाई करते हो? छोड़ दो ना पढ़ाई आज यार, ये पढ़ाई है, तुम ग्रीन हाउस कैसे नहीं पता? जा रहे तुम सिविल सर्विस की तैयारी करने, वहां ना बैठ जाइए इंटरव्यू में, वाट लगा देगा कोई भी, तुमको बेटे जा घर जा, अगले जन्म माना। दूसरे नंबर और बताओ अगर एक उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? क्या हो कार्बन मोनोऑक्साइड? कहाँ यूज हो कार्बन मोनोऑक्साइड? कुछ नहीं पता, सब बात लगी पड़ी तुम्हारी। किसके? पढ़ाई छोड़ दो जी, छोड़ दो। कार्बन मोनोऑक्साइड पता कौन सी गैस हो? कौन सी गैस हो कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन, उसका नाम सुना तुमने? इसका जो हीटर चला हुआ हम घर में, बंद कर दो, कर दिया कमरा बंद, अब सो जाओ, और जो तुम्हारा हाल होगा ना, ठीक है, वही पता रहेगा। हाँ, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो, अच्छा एक सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4। सारे जितने पदार्थ निकलते हैं ना, सब मैंने लिखवा दिए, जितनी भी गैसें निकलती है सब। HCl भी निकलता, अमोनिया भी निकलती है। अमोनिया कहाँ यूज करते हैं? अमोनिया कहाँ यूज करते हैं? अमोनिया कहाँ यूज करते हैं? सब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, बताओ किसके रूप में? प्रतिशतक के रूप में। प्रतिशत नहीं है, प्रतिशतक। और कहाँ यूज हो अमोनिया? और कहाँ अमोनिया यूज हो? अमोनिया हमारे वातावरण में है। अमोनिया घातक हमारे लिए लाभदायक? घातक। अच्छा, अमोनिया तो कहाँ नुकसान पहुंच रहा है? बेटे छोड़ दो पढ़ाई, मजा नहीं कर रहा, तुम कुछ नहीं पता, तुम बट इन्वायरमेंट पढ़ लो दोबारा जाकर, पढ़ लो जाकर दोबारा इन्वायरमेंट। उसके बाद आ जाओ CH4, मीथेन। मीथेन 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 निकलती है, पक्की बात है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान किसका? CO2 का। दूसरे नंबर पर मीथेन का, CH4। किस चीज को मीथेन कहते हैं? कैसे बनती है मीथेन? हाँ, तुम पढ़ाई छोड़ दो, सही बता रहा तुम, दिमाग में तुम्हारा गोबर घुस गया, गोबर दिख गया तो मीथेन, बस गोबर दिख गया तो मीथेन। क्या कुछ मीथेन बना कैसे, वो जरूरी है, पीछे क्लास में बताया था, इन्वायरमेंट की क्लास में। जल से अगर CO2 क्रिया कर ले, इनसे मिल लो कोलीवर को, कहीं भी अगर कार्बन मौजूद होगा ना, अगर उसने जल से क्रिया कर ली तो ये समझ जाओ वहां से CH4 निकलेगी। जो डंगर है ना, उनके मुंह में से CH4 निकलती है। धान के खेत में तो आराम से CH4 निकलती है, समझ नहीं बात? यार दल के अंदर तो CH4 निकलती है, याद रहेगी बात यार, ठीक? ऐसे सोचना, बेसिक साइंस सब चीजें काम करती है। ये तो तुम्हारे पेपर नहीं निकलते, कारण यही है बेटे, सुधर जाओ। जोड़ कर हो गया तक। अब सवाल है क्या इसमें से नहीं निकलता? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक तो H2 होगा, एक SO2 होगा, एक होगा H2S, एक होगा CO2, एक इसमें नाइट्रोजन भी लिख लेना। ये सब ऐसी गैसें हैं जो मिलकर ना अम्ल वर्षा का कारण बनती है। यही अम्ल वर्षा का कारण पूछा जाएगा, क्योंकि यहां तक पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ये भी मैंने इसके नोट्स के अंदर ही लिखवा रखा है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? लोग करूं, ठीक है। ऑक्सीजन निकलती है ज्वालामुखी के विस्फोट से, इसे हटा दे ऑक्सीजन को, याद रहेगी बात ये, ठीक ठीक। और चले 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 चले।
अब सवाल है ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो पदार्थ वाला सेक्शन पूरा का पूरा खत्म, ठीक, पदार्थ वाला सेक्शन पूरा खत्म 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 खत्म। आओ ध्यान से, अब हम समझते हैं एक चीज और समझते हैं। ज्वालामुखी अंग समझा दूंगा या ज्वालामुखी की उत्पत्ति समझा दूं कैसे हुई, एक बार रिवीजन, ठीक। अब ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी उत्पत्ति। अब ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई कैसे, आओ समझते हैं। पहले 3 प्लेट किनारे हो, हमारी पृथ्वी के अंदर 3 प्लेट हो। पिछली क्लास देखो तब समझ में आएगा। पहले नंबर पर क्या समझाया था, मैंने समझाया था एक हो हमारा अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट कह दो, फिर क्या क्या कहते हैं, किनारा। दूसरे नंबर पर हो हमारा अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, थड़ी नहीं किनारा। तीसरे नंबर पर जाओ संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा, याद रहेगी। अब ये क्या हो, मान लो, देखो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये एक प्लेट है हमारी यहाँ, ठीक, ये हमारी एक प्लेट है। पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर की गहराई में प्लेट पाई जा, 6 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं और 40 अन्य प्लेट। याद रहेगी बात है। ये प्लेटें आपस में हलचल करती रहती है। 2 प्लेटें ना आपस में ऐसे, क्या तो दूर जागी, या 2 प्लेटें पास आ गई, क्या तो 2 प्लेटें दूर जागी, ये 2 प्लेटें पास आ गई, ये ऐसे अगल बगल गति करेगी। अगर 2 प्लेटें पास आ गई तो उसे बोलेंगे अभिसारी गति। अब प्लेटों का जो किनारा होगा ना उसे बोलेंगे अभिसारी प्लेट किनारा, कन्वर्जिंग प्लेट एंडिंग या कन्वर्जिंग प्लेट एंड्स, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग प्लेट एंड्स, इसे बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, कन्वर्सेशन प्लेट एंड्स, ये बोलते हैं। आओ समझते हैं, समझा दो सर, ये सब समझ लो। यह प्लेट, हाँ सर प्लेट, इस प्लेट का घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा यानी जो भारी प्लेट होगी वह हल्की प्लेट के नीचे 6 फीट हो जाएगी जाकर। या एक हमारी एक प्लेट यारी, तो ये अगली वाली जो दूसरी प्लेट होगी ना, ठीक, इसमें ना इस तरह करके वलन पड़ जाएगी, ऐसा करके वलन पड़ जाएगी अगली वाली प्लेट में, ऐसा। यह प्लेट नीचे धस जाएगी जाएगा, और यह प्लेट ना फिर धीरे धीरे यह प्लेट ना धीरे धीरे पता क्या हो जाएगा, इस प्लेट को ये याद घुलना शुरू हो जाएगी नीचे जाकर, जैसे मेंटल वाले भाग पहुंच जाएगी और फिर यहाँ तक ज्वालामुखी का निर्माण होगा। समझ नहीं बात है। यह प्लेट घुलना स्टार्ट हो जाएगी, या भारी प्लेट है, या हल्की प्लेट, हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। जब चली जाएगी तो प्लेट घुलना शुरू हो जाएगी और लावा के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलेगी। अब ऐसे जाकर ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो। बोले रखा ज्वालामुखी कैसे पैदा हुआ, ऐसे ज्वालामुखी पैदा हुआ, ये सर नो, ऐसा हो सकता होगा। यह एक प्लेट यारी, हाँ जी यारी, एक प्लेट यारी, हाँ जी यारी, एक प्लेट, यह एक दूसरे से दूर जा रही है, दोनों प्लेट जा रही नहीं एक दूसरे से दूर। जब एक दूसरे से दूर जाएगी ना तो लावा तुरंत बाहर आ जाएगा। तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम ला 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 ला, निकल गया लावा बाहर। जब लावा बाहर निकल जाएगा इसे क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी नहीं, अपसारी प्लेट किनारा आयो, अपसारी का मतलब फैलना हो, डाइवर्जिंग प्लेट एंड्स है। अपसारी प्लेट किनारा जिसे बोलते हैं, प्लेट दोनों दूर जा रही तो लावा बाहर निकलेगा, ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। अभिसारी प्लेट किनारा हो, अपसारी प्लेट किनारा हो, इनकी सहायता से ही ज्वालामुखी का निर्माण हो। इसकी सहायता तो ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब का हो, इसका मतलब वो एक प्लेट यारी, अच्छा जी एक प्लेट यारी जी, यारी जी, हाँ जी बताओ जी, ये दोनों प्लेट ऐसे अगल बगल गति करेगी, लावा बाहर निकलने का ही नहीं। कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, लेकिन एक परीक्षा में पता क्या पूछा हुआ था, एक परीक्षा में पूछा हुआ था कि संरक्षी प्लेट किनारे से भूकंप आते नहीं है। मेरा ऐसा मानना, जहां तक मैंने भूगोल की स्टडी करा, संरक्षी प्लेट किनारे से भूकंप आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मानना, तो तुम भी नहीं मानोगे। समझ बात यार कि संरक्षी प्लेट किनारे से भूकंप नहीं आते, इससे भूकंप आते हैं, इससे भूकंप आते हैं, इससे भूकंप नहीं आते, और ज्वालामुखी का विस्फोट भी नहीं होता इससे। समझ बात यार। तो यहाँ एक तो भूकंप आते हैं नहीं, तो तुम अब मानोगे भूकंप नहीं। अच्छा ज्वालामुखी नहीं, याद रहेगी बात यार, क्रॉस मार दिया बनना, याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम, खेल खत्म, लग गई इसकी भी लंग, हटाओ। चलो अब क्या बता रहे हैं आप, ज्वालामुखी क्या बता रहे क्या? हाँ तो मैंने कल ही पढ़ाया था तुम्हें, ज्वालामुखी क्या डायग्राम बनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं। अब
अब ज्वालामुखी के अंग, ये देखो अगला पॉइंट, ज्वालामुखी के अंग, ये हो रहा ज्वालामुखी। ठीक, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का ये वाला भाग है जहाँ मैग्मा भरा हुआ हो। मैग्मा कहाँ भरा हुआ हो? पृथ्वी के अंदर मेंटल में। पृथ्वी के तीन भाग हो मुख्य रूप से, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल वाले भाग से लावा भरा हुआ हो, जहाँ मैग्मा अंदर भरा हुआ होगा ना, उस स्थान में जहाँ मैग्मा भरा हुआ होगा, अब मैग्मा जहाँ से बाहर निकल कर आगा, उस स्थान को मैग्मा चैम्बर बोल लो। मैग्मा चैम्बर। तुम्हारे घर में भी एक चैम्बर होगा जहाँ पानी रुक जा तुम्हारा, सही बात है, उसे चैम्बर बोल लो। वहाँ पानी भरा हो, पानी वाला चैम्बर, ये मैग्मा वाला चैम्बर, सही बात है। वहाँ से पानी निकल, यहाँ से मैग्मा निकलेगा। ठीक, अब इस चैम्बर के अंदर से ना देखो कितनी महान मूर्ति है, चित्र बनाने को कहा है, कैसे चित्र बनाया ना, ध्यान से। लावा ही नहीं निकल रहा है यहाँ से, अंदर जाकर देखो मैग्मा निकला। मैग्मा जिस नली के सहारे बाहर निकलेगा, तो मैग्मा ऐसे बाहर निकलेगा, मैग्मा गया यहाँ आकर यहाँ फैल गया, ऐसा करके फैल गया मैग्मा जब तक यहाँ तक। अब देखो ज्वालामुखी इतना सा होगा, स्टेप बच्चा ज्वालामुखी भी जाकर तो देखो ज्वालामुखी हो, लावा और निकलेगा, फिर ज्वालामुखी और बड़ा होगा, लावा और निकलेगा, 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 ज्वालामुखी सॉरी लावा और निकलेगा, ज्वालामुखी और बड़ा होगा। ऐसा करके धीरे धीरे लावा निकला, लावा निकला, लावा निकला, लावा निकला, ऐसे ऐसे करके फैलता चला जाएगा। निकलेगा। जिस नली के सहारे ज्वालामुखी निकलता होगा उसे ज्वालामुखी नली बोलते हैं। देख लो, नली तोड़ दूंगा, देख लो ध्यान से तरीके से। कौन सी नली? ज्वालामुखी नली, तो इसे बोलते हैं ज्वालामुखी नली। याद रहे ये बात है। इस जिस भाग में ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी का हलक हो ना, मुंह हो ना, सुन लो ध्यान लगे, जो ज्वालामुखी का मुंह हो, इसे बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर। कहीं जगह तो ऐसी हो जा जब ज्वालामुखी सूख जाना भी जाने, शांत हो जा, उन्हें शांत ज्वालामुखी बोल लो। इन जिंदगी में कभी फटने वाले नहीं है, फिर में मर्त ज्वालामुखी बोल लो ना। और फिर इस गड्ढे में पानी भर जा और वहां बन जा झील, और ऐसी झील को बोल लो क्रेटर झील। अब महाराष्ट्र के अंदर एक झील है, उसका नाम है लोनार झील, और वहां क्रेटर झील। याद रहे ये बात यार, ठीक। तो उसके बाद ध्यान से सुनना, तो ये ज्वालामुखी का मुख बोल लो सर, क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ को निकल रहा है, ज्वालामुखी यहाँ को निकल रहा है, तो बोलो ज्वालामुखी का मुख। इसे बोलेंगे ज्वालामुखी की नली, जहां से निकल रहा है उसे बोलेंगे मैग्मा चैम्बर। ये तो शंकु बन गया, ये तो 10वीं पढ़ा था, इस तरह करके तो शंकु बन जा। हाँ जी, आकृति तो भाई बननी बिल्कुल। अच्छा, इसे पूरे को बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु, भंकुनी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। जो बाहर उसके मुंह पर खड्डा सा होगा, थोड़ा सा, इसे क्या बोल लेंगे? क्रेटर। याद रही ये बात है। अब इसका भी सत्यानाश हुआ, एक एक पॉइंट करके हम आगे बढ़ते हुए। अब हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले, हटाओ इसको, अब पढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीज, और 3 चीज पढ़ने वाले। ही थे पेपर में सवाल, धड़ 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 ऐसे सवाल क्वेश्चन। कैसा करोगे? आ जाओ देखो, अब देखो सारे याद करवा देंगे तुम। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम रहेगी, मुझे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, याद देख लो। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार अवधि के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, ये पढ़ेंगे हम। ध्यान से, बहुत बहुत आसान है, ध्यान से 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 आओ समझते हैं। ठीक, पहले समझते हैं क्या हो। एक छोटा सा डायग्राम बनाओ बड़े प्यार से, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। अब ज्वालामुखी के प्रकार, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा चौथा, अरे जो भी होगा। ज्वालामुखी के प्रकार, वोल्केनो के टाइप, ज्वालामुखी के प्रकार। अच्छा जी, ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी के जो प्रकार पढ़ोगे, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर, नंबर 2 पहले नंबर पर। पहले नंबर पढ़ेंगे उद्गार अवधि के आधार पर। उद्गार निकल कहां तरह लावा? उद्गार अवधि के आधार पर। अवधि, अवधि, उद्गार अवधि का क्या मतलब हो? इसका मतलब कब से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, कब से, कौन से समय? अवधि, अवधि का मतलब समय हो। उद्गार अवधि, टाइम, उद्गार अवधि के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। अच्छा, एक पढ़ेंगे विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता, विस्फोटकता के आधार पर, इसके बेस पढ़ेंगे। अच्छा, इसके आधार पर पढ़ेंगे ना, तो इसके आधार पर पढ़ेंगे हम 3 प्रकार का होगा, तीनों प्रकार का होगा, तीनों प्रकार का समझ लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। तीनों बताने जा रहा हूं, ठीक है। तीनों का नाम पेपर में पूछे जा, भर भर के पूछे जाएगा पेपर में नाम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर। उद्गार अवधि के आधार पर पहले नंबर पर आगा हमारा, उसका नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नाटक आता था पहले, पता तुम्हें? पता किसी को? पता ज्वालामुखी नाटक आता था, दूरदर्शन पर देखते थे बैठ के, सारे के सारे घर पे बैठ के। एक लड़की थी, ज्वालामुखी का नाम, ज्वालामुखी नाम था उसका। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी,
इसे बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, इसे बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। एक शांत ज्वालामुखी, शांत या मर गया बेचारा, मर्त ज्वालामुखी। ध्यान से समझ लो, इनके उदाहरण बड़े काम के इन सवाल पेपर में। शांत या मर्त ज्वालामुखी, विलुप्त भी बोल रहा, ले विलुप्त भी होगा, विलुप्त ज्वालामुखी। इसे बोलते हैं डेड वोल्केनो। ठीक, ध्यान से। अब कौन कौन से वोल्केनो हो देख लो, ध्यान से समझ लो। कैसे समझेंगे ना, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होंगे, शांत ज्वालामुखी कौन से होंगे, इनते ही पेपर में सवाल है। इन्हें पढ़ के ही पेपर में ज्वालामुखी खत्म होंगे, उसकी बात तो यही छोड़ दे। इतना ही सवाल पूछ सका, जिसे मेंस लिखना वो आगे पढ़ सका। सही बात, जिसे मेंस लिखना वो आगे पढ़ सकता। याद रखना बात यह, जिसको मेंस लिखना है वो आगे पढ़ सकता है, और जिसको यूपीएससी देना वो अस्थला करते हुए पढ़ेगा। सही बात है, जिसे यूपीएससी देना वो अस्थला करते पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने का। अगर यूपीएससी देना, पीसीएस देना तो सही बात है। जो ग्रुप सी वाला तो यही छोड़ दे, जो तीनों पढ़ा दूंगा मैं। समझ आई बात है, ग्रुप सी वाला भी चाहे यहीं तक पढ़ो, सबकी सीमा हो ना, सबकी सीमा हो, यहीं तक पढ़ना। सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान से सुनना, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय, ये कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये कौन सा शांत ज्वालामुखी। अब बांट देते हैं ना, कैसे मानना है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी होगा, कौन सा प्रसुप्त होगा, कौन सा शांत ज्वालामुखी। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। इधर तो ज्वालामुखी के नाम लिख दिया मैंने, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास्ट, यहाँ लिख रहा है प्रेजेंट, यहाँ फ्यूचर। ठीक, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो पहले भी एक्टिव था। एक्टिव का मतलब सक्रियता पहले थे लावा निकल रहा है, बहुत साल पहले थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए तब तक लावा निकल रहा है, और आज भी लावा निकल ही रहा, मतलब प्रेजेंट में भी लावा निकल ही रहा, और अगर भी लावा निकलेगा। ऐसे ज्वालामुखी तुम सक्रिय ज्वालामुखी बोल रहे। ओहो भाई जी का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताइए करे, बहुत फालतू बोल रहे हैं। स्ट्रोम्बोली, किलायु ज्वालामुखी, बहुत सारे ज्वालामुखी, यही तो पेपर में पूछा जा। अच्छा एक उदाहरण लिख देता हूँ, बस एक एग्जांपल, प्लीज एक एग्जांपल लिख देता हूँ, बताओ करे कौन सा। स्ट्रोम्बोली कहाँ से, इटली में स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ से, इटली के अंदर है, इटली के लिपारी द्वीप पर। याद रहेगी बात। अभी एक उदाहरण लिखा है, सारा पढ़ाने वाला हूँ तमीज से, सारे उदाहरण बताने वाला हूँ और सारे याद करवाने वाला हूँ। अभी 8 9 10 12 उदाहरण इसके। सक्रिय ज्वालामुखी के, सक्रिय ज्वालामुखी कितने उदाहरण, 8 होंगे, 8 उदाहरण, कोई बात नहीं। देख लो प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी, देखो किस चीज को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जो पहले तो प्रसुप्त क्या कौन सा, जो पहले तो एक्टिव था और अब एक्टिव नहीं है, लेकिन भविष्य में दर्द मार सके उसका। सही बात है, भविष्य में दर्द हो सके उसका, भविष्य में लावा निकल सके, इसलिए वहां आसपास जाना चाहिए बिल्कुल भी। ध्यान से प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो भविष्य में वहां तक लावा निकल रहा था, अब लावा निकलना बंद हो चुका, अब लावा निकल सके। भारत में भी तो ऐसा दिक्कत ज्वालामुखी। नारकोंडा, अंडमान निकोबार के आसपास, तो अपने लोकल उदाहरण लिख देते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। लोकल उदाहरण, अपना लोकल उदाहरण ले लेते हैं। नारकोंडा, ये पेपर में पूछा है, यूपीएससी के 2018 में सवाल पूछा था शायद। नारकोंडा ज्वालामुखी, अब भारत का एकमात्र ज्वालामुखी लिखा मुझे लोग, एकमात्र ज्वालामुखी, और भारत में ज्वालामुखी नहीं है, एकमात्र ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का सक्रिय, एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। याद रहेगी बात है। नेक्स्ट, अब शांत ज्वालामुखी कौन से हो, शांत जो बेचारे किसी जमाने में एक्टिव थे, अब एक्टिव है नहीं, आगे भी कोई चांस नहीं है। ठीक, इनकी कहानी उन्हीं की तरह है, किनकी तरह है, जो बिछड़े हुए प्लेयर हो। देखो किसी जमाने में किसी को प्यार था मेरे जैसे को, अब किसी से कोई प्रेम नहीं है, भविष्य में भी कोई चांस नहीं है। कौन थे ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। और जो ताजे ताजे मार्केट में आए, ताजे मार्केट में आए, जो भी अभी पैदा हुए, अभी प्रेम था, पहले प्रेम था, अब भी प्रेम चल रहा, कोई दिशा नहीं मिली, आगे भी प्रेम की संभावना बनी हुई है। नहीं, गांव में से मोहल्ला आदत खराब है। ये कौन से ज्वालामुखी, ठीक, भविष्य में क्या थे, एक्टिव थे, घर वालों की मार पड़ी, डीएक्टिवेट हो गए, बाहर निकले, फिर एक्टिव हो गए। ये कौन से, हमारे जैसे, भविष्य में किसी से प्रेम था, अब किसी से कोई प्रेम नहीं है, आगे कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जब एज हो जाए तो ये हाल हो जाए है।
हाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसका भी एक। कौन था? माउंट किलिमंजारो तो अफ्रीका के अंदर पड़ा है शायद। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। माउंट किली मंजारो, ये अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर ये एक अफ्रीका की एकमात्र ऐसी चोटी जो ना विषुवत रेखा के पास होते हुए उसके पास क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। याद रही बात? या इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो दोबारा फिर समझ लो, दोबारा फिर समझ लो। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी जहां पहले से लावा निकल रहा था, अब भी लावा निकल रहा, बाद में भी लावा निकल रहा। समझ में बात? या प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन से? पहले लावा निकल रहा था, अब बंद हो चुके, आगे निकल सके संभावना है। ठीक। शांत ज्वालामुखी कौन से हो? या मर्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी? पहले लावा निकल रहा था, अब लावा निकलता नहीं, आगे भी कोई चांस नहीं है। याद रहेगी बात है? ठीक। भारत याद रहेगी? तो ऐसे ऐसे ज्वालामुखी बोलते हैं हम शांत ज्वालामुखी या मर्त ज्वालामुखी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? लोग करूं? पेपर में क्या सवाल पूछेगा वो बताओ। पेपर में सवाल पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से और कौन सा ज्वालामुखी कहां मौजूद है। और ये मैंने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से पिरो रखा। समझ बात? या फिर पूछेगा तुमसे बताओ प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन सा और ज्वालामुखी जो हो वो कहां स्थित है। फिर तुमसे पूछेगा ये बताओ शांत ज्वालामुखी कौन सा, वो कहां स्थित है, उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक। तो मैंने सारे नोट्स में बड़े अच्छे तरीके से बता रखे। अब मैं एक एक करके तुमसे याद करवाने जा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक। अब मैं चाहता हूं ना, मैं इसका भी तुम्हें मैप बना के दिखा रहा हूं। सक्रिय ज्वालामुखी के जितने उदाहरण है वर्ल्ड मैप पर दिखा रहा हूं मैं तुम्हें अभी। ठीक। और जितने भी प्रस्तुत ज्वालामुखी उदाहरण है वो भी सारे वर्ल्ड मैप पर दिखा रहा हूं मैं तुम्हें अभी। ठीक। और जितने भी हमारी शांत ज्वालामुखी उदाहरण है वो भी सारे वर्ल्ड मैप पर दिखा रहा हूं। बोलो दिखा दो। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा। देखो ये पढ़े हम ना सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के सारे एग्जांपल यहां दिखाए गए, कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी, उनके नाम याद करवाने वाला हूं, उनकी लोकेशन। और मैंने पहले ही बता दिया एक साथ ना तो किसी किताब में इस तरह दिखा रखा ना किसी किताब में है, इसलिए नोट सबसे सर्वोत्तम। समझ में आई बात? या ठीक। यहां तो तुम कितने छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो, कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो, सबसे बेस्ट नोट्स और सारे ही सब्जेक्टों का सबसे बेस्ट है। याद रखना बात। या तुम किसी से मैच कर लेना जाकर पूरे इंडिया के अंदर, जिसके पास नोट्स गया ना चारों तरफ तो भर भर का तारीफ। यू कह रहे अगर ये आपने बनाया ना तो सच में बहुत मेहनत कर रखी है। मैंने कहा तेरी मम्मी ने बनाया था तो हाँ हाँ 3-4 ऐसे पीस लगता नहीं हो आपने बनाया। भाई किसने बनवाया होगा? वो बेवकूफ आदमी हो तुम, वीडियो नहीं पड़े हुए इतने सारे। हाँ मुझे उन पर हंसी है वो, मुझे उसको उन्होंने मेरे पास और अधिक दूसरों को ओपी मार रहे। मैंने कहा हमारे वाले दूसरों को ओपी मार रहे, हमारे वाले नोट का दूसरे को ओपी मार रहे। चलो सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रोम्बोली के अंदर। अब स्ट्रोम्बोली हो रहा है, देखो स्ट्रोम्बोली हो रहा है। स्ट्रोम्बोली यो ना हमारा जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे बीच वाला भाग है, ये भूमध्य सागर है। इसे ना स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। रात को उसमें जबरदस्त तरीके से लाइट मारती है, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो जाता है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली कहां पड़ता? इटली के अंदर पड़ता। इटली के अंदर, इटली के अंदर कहां से? लिपारी द्वीप पर। याद रहेगी बात? क्या कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय। और सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हो? पहले भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव और आगे भी एक्टिव रहेंगे। याद रहेगी? अब बताओ स्ट्रोम्बोली कहां से? इटली के लिपारी द्वीप। याद रहेगी बात? इटली के अंदर ही है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। याद रखना 27-28 लोग रहो कुल, पता तुम। अब तो बढ़ गई संख्या, 700 के आसपास हो गए शायद। कोई दिक्कत यहां तक? सोनिया गांधी इटली की है, राजीव गांधी की लव स्टोरी यहीं चली थी, विराट कोहली की शादी यहीं हुई थी। मुझे लगा शायद मेरी भी यहीं होगी, देख लो। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, मजाक कर रहा हूं। माउंट, उसके बाद इटली के अंदर ना एक और, इटली के अंदर एक और, उसका नाम है माउंट एटना। ठीक है, ये भी इटली के लिपारी द्वीप पर ही है। अगर पूछे सिसिली द्वीप पर, ये सिसिली द्वीप पर, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर, और जो स्ट्रोम्बोली ये इटली के लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप। ये बताओ दोनों इटली के जो हो सक्रिय ज्वालामुखी समझ में आए क्या? नाम क्या है? माउंट एटना। और एक दूसरे का नाम क्या है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहां से? इटली के अंदर। एक साथ नक्शे के अंदर दिखाया गया। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरे नंबर पर हमने नोट्स में पता क्या बताया था? माउंट कोटोपैक्सी। आ जाओ माउंट कोटोपैक्सी ढूंढते हैं। देखो ये और हमारा दक्षिण अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका के अंदर ये देखो यहाँ से माउंट कोटोपैक्सी मिलता। दुनिया सब क्या खास बात है इसकी माउंट कोटोपैक्सी? कहाँ दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी हो रहा, सक्रिय ज्वालामुखी, पहले भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव, आगे भी एक्टिव रहेगा। यो माउंट कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका के अंदर यहाँ से इक्वेडोर में है ना, इक्वेडोर देश का नाम है, याद रहेगी बात या। और यहीं पड़े दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, उसका नाम है टिटिकाका झील, टिटिकाका झील। और यहीं पड़े, यहाँ यहीं से पढ़ते हैं इसी मैप के अंदर एंडीज पर्वत श्रृंखला, याद रहेगी बात या। एंडीज पर्वत श्रृंखला दूसरे नंबर की सबसे लंबाई वाली, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पहले नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? रोकीज यहाँ पाई जाए उत्तरी अमेरिका में। और जो यहाँ ने जो एंडीज है पूरी की पूरी, एंडीज है पूरी की पूरी, जो नजका प्लेट, यहाँ नजका प्लेट और ये हमारी यहाँ ना दक्षिण अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के टकराने तो उसका निर्माण हुआ। पिछली क्लास में यही तो बताया, पढ़ना पड़ेगा तुम। यहाँ कैसे पर्वत है? बलित पर्वत। जब एक प्लेट ना, एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धस गई, धसने के बावजूद यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ। समझ बात क्या? और वो कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत। दुनिया की पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दूसरे नंबर की, याद आ गई बात है? ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब यो कौन सा, यो क्या है? माउंट कोटोपैक्सी। 5 के 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 7 के 7 महाद्वीप, मतलब मैं तुम्हें 7 के 7 महाद्वीप पढ़ाने वाला, बहुत अच्छे डिटेल्स, उसमें सारे पर्वत, सारे पहाड़, सारी नदियां सब क्लियर कर दूंगा। समझ गए? आधी जियोग्राफी तो वहीं खत्म हो जा, समझ गए? ठीक, वो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे बाद में सही पढ़ाऊंगा। एक एक महाद्वीप को उठाया, अच्छी तरह विश्लेषण करा, उसके बाद काम 36 तुम्हारा। ठीक, चले जरा एक बात बताओ, माउंट कोटोपैक्सी पता लग गया? कहां सी माउंट कोटोपैक्सी? इक्वेडोर में। माउंट एटना कहां सी? इटली। स्ट्रोम्बोली कहां सी? भूल मत जाना भी, कि नहीं तो खाल उतार दो, डंडा रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद है मोनोलोवा ज्वालामुखी, पूरे विश्व का सबसे मोनोलोवा ज्वालामुखी, इसके अंदर विस्फोट होता रहा है, आज दिन चर्चा में रहा है न्यूज में। यो मोनोलोवा ज्वालामुखी यो ना अमेरिका के हवाई द्वीप पर, प्रशांत महासागर में स्थित है। सही बात, कौन से द्वीप? हवाई द्वीप पर। नाम क्या है? मोनोलोवा। कौन सा ज्वालामुखी? मोनोलोवा ज्वालामुखी, त्रिभुज से बनाया मैंने ज्वालामुखी को, याद रहेगी बात या। ठीक, तो मोनोलोवा ज्वालामुखी पता लगा कहां से? चार पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। पहला पढ़ाया मैंने तुम्हें स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर माउंट एटना पढ़ाया, वो भी इटली में ही है। इटली के कौन से लिपारी द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर, याद रहेगी बात या। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कहां से? इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहां से? दक्षिण अमेरिका में, याद रहेगी बात या। और यही मैंने तुम्हें बताई दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, नाम क्या है? एंडीज, याद रहेगी बात। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? रोकीज यहां से पड़ती है, समझ बात या, उत्तरी अमेरिका के अंदर, याद रहेगी। यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बताओ कौन सा? मोनोलोवा होगा ना, किलायू। उसके बाद है किलायू ज्वालामुखी, किलायू हो रहा, देखो सबको दिखाई दे रहा है, यो किलायू ज्वालामुखी, याद रहेगी बात है। किलायू ज्वालामुखी, कुछ विशेषता इसकी, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछे तो कौन सा? सबसे बड़ा, सबसे सवाल पढ़ो ढंग से, क्या है वो? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो मोनोलोवा। सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? मोनोलोवा सबसे बड़ा और सबसे ठीक। लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, जो सबसे सक्रिय, भले ही छोटा लेकिन सक्रिय, बहुत ज्यादा, उसका नाम है किलायू। ये किलायू, याद रखना, दोनों सवालों में कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। अगर मैं पूछूं विश्व का सबसे बड़ा भी है और सक्रिय भी है, वो मोनोलोवा। अगर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछो तो फिर किलायू, याद रहेगी। और दोनों प्रशांत महासागर में, दोनों अमेरिका के, दोनों पर अमेरिका का अधिकार है। ठीक, हाँ सबसे ऊंचा ये माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट एक माउंट इरेबस, ये विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, विश्व का योरा माउंट इरेबस, योरा माउंट इरेबस, देखो क्लास में दिखाई दे रहा है माउंट इरेबस, याद रहेगी बात, कोई दिक्कत। विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन सा? माउंट इरेबस। नेक्स्ट अंटार्कटिका पे स्थित है। अब बैरनद्वीप, बैरनद्वीप योरा, भारत योरा, अपने भारत में चले आओ, योरा बैरनद्वीप। विश्व का भारत के अंदर ना एक ही ज्वालामुखी जो सक्रिय है, उसका नाम है बैरनद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ा, याद रखना बात है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है बैरनद्वीप, बैरनद्वीप, याद रहेगी बात है। ठीक, उसके बाद आगे चलो, बैरनद्वीप के बाद, उसके बाद माउंट एटना पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद है फ्यूजियामा, यार
फ्यूजियामा जापान की सबसे ऊंची चोटी, जापान की सबसे ऊंची चोटी है, उसी ज्वालामुखी फटा हुआ, उसी का नाम क्या है, माउंट फ्यूजियामा। और उसी का नाम कौन सा ज्वालामुखी हो, सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण खत्म हो गए। अब मैं एक करके माउंट योरा, एक और आ गया माउंट कैमरून। ठीक है, ये माउंट कैमरून, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी पूछ लो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। इतने याद कर लो कि आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक करके पूछ लो बेटा, पक्का बात है। किलायू की बताओ, क्यों किलायू ज्वालामुखी कहां से, पहले ना बताओ। जो किलायू ज्वालामुखी क्यों फेमस है, बताओ। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, तो फिर मोनो लोवा की क्या खास बात है, विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी, याद रहेगी बात है। ठीक, स्ट्रोम्बोली की क्या खास बात है, पक्की बात है। स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का। पर्यटन यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ से लोग फोटो सेल्फी खींचने जाते हैं यहाँ से। ठीक, माउंट कोटोपैक्सी क्या क्या खास बात, माउंट सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। कहां से, इक्वेडोर में, समझ बात क्या, इक्वेडोर, याद रहेगी बात है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। उसके बाद बैरन द्वीप, खास बात, भारत का ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के पास है, समझ बात है। इसके बाद म्यांमार स्टार्ट हो जा तुरंत। ठीक है, इस पर लड़ाई भेजो जा, इस पर बैरन द्वीप पर, इनको हमारा, हम कहें पर हमारा, म्यांमार वाले। ठीक, उसके बाद बताओ करें जरा ध्यान से अच्छे तरीके से। बैरन द्वीप होगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। और उसके बाद बताओ फ्यूजियामा की खास बात, फ्यूजियामा की, माउंट कैमरून की सक्रिय ज्वालामुखी, ये विशेषता बस याद रहिए। माउंट इरेबस की क्या विशेषता, पूरे विश्व का सबसे दक्षिण में ज्वालामुखी, पूरे विश्व का सबसे दक्षिण में ज्वालामुखी माउंट इरेबस, याद रहेगी बात है। ये सुन लो, लोग करूं, अगर मैं रैंडमली कोई सवाल पूछूंगा तो बता दोगे, पक्की बात है। चलो बताओ करें फटाफट देते। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, पूरे विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी माउंट इरेबस, पक्की बात है। स्ट्रोम्बोली कहां से पड़ता, कौन से देश में, मेरी शादी कहां होगी, ठीक, लिपारी द्वीप पर ज्वालामुखी में शादी करवाओगे मेरी, बेवकूफ होगे तुम। अग्नि के साथ फेरे, ज्वालामुखी के फेरे लूंगा मैं, पागल हो गए तुम। अंग्रेजी में आर्ट का बनाओगे क्या, याद रहेगी बात या, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की देखने वाले, इसी तरह हम शांत ज्वालामुखी की देखने वाले। यस, हटा दूं, अब ये वाले बना दूं। ओम भूर्भुवः स्वः, हाजिर हो। देखो अब प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण देख लो, याद करवा रहा हूं। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से, 5-6 उदाहरण, ठीक, ध्यान से समझना। प्रसुप्त ज्वालामुखी के, लेकिन भर भर के पूछेगा सवाल, इसी बात में कंफ्यूज कर दो कौन सा प्रसुप्त और कौन सा एक्टिव, बस याद करने का यही है, समझ, यही तो सवाल है बस, और कहीं से सवाल नहीं आने वाला, समझो। ठीक, ध्यान से समझ लेना। पहले नंबर पर मैंने बता रखा है विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी इटली के अंदर है। और देखो विसुवियस ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर ही भी। और सिसिली द्वीप पे पता कौन सा माउंट एटना, याद रहिए। लेकिन वो पता कौन सा ज्वालामुखी, वो सक्रिय है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी पता कौन से हो, पहले एक्टिव थे, आज एक्टिव नहीं है, लेकिन भविष्य में दर्द हो सकता भविष्य में गैस निकल जाए, हो सकता भविष्य में डर कंपन करने लगे, हो सकता भविष्य में डांस करना शुरू कर सके। वे है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनका भविष्य में खतरा बना हुआ, याद रहेगी बात या। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, याद रहेगी बात, डोरमेंट वोल्केनो। क्या नाम है, विसुवियस ज्वालामुखी। मैप पर देख लो कि ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, विसुवियस बताया था इटली के अंदर, अच्छा, ये हो, ऐसा करके दिमाग में ज्यादा रहेगा। 2-3 बार मैप देख कर चले जाओ, ज्यादा दिमाग में रहेगा। उसके बाद बताओ दूसरे नंबर बताओ क्या है, दूसरे नंबर नारकोंडा कहां से, योरा नारकोंडा, याद आएगी बात है। ये कहां से, भारत के अंदर, 2018 में सवाल पूछा हुआ इस पर, वो भी यूपीएससी जैसे पेपर में सवाल पूछा। ठीक, नारकोंडा कहां से पड़ता, नारकोंडा पड़ता अंडमान निकोबार में। ठीक, एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी, याद रहेगी बात है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है नारकोंडा, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये नो। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे पर, उसका नाम है माउंट म्यूना भी यहीं पड़ता, अच्छा म्यूना, वो माउंट एटना समझ रहा था मैं, माउंट म्यूना, वो फिलीपींस द्वीप, फिलीपींस, याद रहेगी बात है, फिलीपींस, माउंट म्यूना। नेक्स्ट चलो, कराकाताओ इंडोनेशिया में पड़ा, कहाँ, इंडोनेशिया नहीं बनाया नहीं, योरा
कराकाताओ इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, याद रहेगी बात है, कराकाताओ इंडोनेशिया के अंदर। ये सर नो आगे बढ़ो। चिमराजो यो इक्वाडोर के अंदर, कहां 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 योरा चिमराजो, क्या विशेषता इसकी? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, लेकिन प्रसुप्त, वो जो पिछला पढ़ा था ना वो एक्टिव था, वो सक्रिय था। सबसे अगर तुम पूछो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, माउंट कोटोपैक्सी हो तो उस पर टिक लगाओ, वो ज्यादा बढ़िया। अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो चिमराजो भी हुआ। अगर तुम पूछा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी पूछा तो फिर माउंट कोटोपैक्सी। अगर सबसे प्रसुप्त ज्वालामुखी पूछा ऊंचाई पर तो चिमराजो। याद रहेगी बात है। खेल खत्म, स्वाहा। अब हम पढ़ने वाले बता कौन सा शांत ज्वालामुखी कौन थे, ऐसे कौन थे जिनको भविष्य में तो कभी दर्द था पास्ट में, अब दर्द नहीं है, नहीं आगे दर्द होने की संभावना, मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब पहले तो वे एक्टिव थे, अब एक्टिव नहीं है और आगे एक्टिव नहीं होंगे। अब उनका मैप बना दूं, बोलो बना दो। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। देखो अब हमारे पास उदाहरण है इसके, शांत ज्वालामुखी, मर्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी के। डेड वोल्केनो कौन कौन से हो, इसमें पहले नंबर पर हमने पता क्या लिखवाया, माउंट किलिमंजारो। देखो माउंट किलिमंजारो कहां पड़ती है, यानी माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका ना पूरा पूरा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। एमटी का मतलब माउंट, माउंट किलिमंजारो एकमात्र ऐसी पर्वत चोटी है, कैसी पर्वत चोटी जहां जो विषुवत रेखा के आसपास वाले इलाकों में आने के बावजूद भी इस पर बर्फ पड़ती है। अब सोच लो, क्योंकि जो चीज विषुवत रेखा पाती है उसमें बर्फ नहीं पड़नी चाहिए ना। ये बात मैं तुम आगे समझाऊंगा कि विषुवत रेखा के आसपास आते बर्फ क्यों पड़ती है, नॉर्मल लेफ्ट जब समझाऊंगा, अगला टॉपिक जब आएगा हमारे पास। माउंट किलिमंजारो समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं, ये माउंट केन्या, ये माउंट केन्या सारे के सारे अब ये किसी जमाने में एक्टिव थे, अब एक्टिव नहीं है, आगे भी एक्टिव नहीं होने के, जहां तुम बैठकर आराम से खाना खा सको माउंट किलिमंजारो पे बैठ कर जाकर, ठीक है, क्योंकि कोई डर नहीं है तुम्हें, भविष्य में कोई एक्टिव होने की संभावना नहीं है इनके। माउंट केन्या भी ऐसा ही है, समझ एक बात यार। ये वही वोल्केनो जो किसी जमाने में एक्टिव थे, अब एक्टिव नहीं है और आगे भी कोई संभावना भी नहीं है, याद रहेगी बात है। और देखो हमारे पास ये देखो कोहे सुल्तान, दमबंद जिसे बोलते हैं, एक कोहे सुल्तान एक दमबंद, दोनों ईरान में है, ये भी पूछा जा, नोट्स में लिखवा रखा है। और देखो माउंट पवा, म्यांमार के अंदर पड़ा माउंट पवा, म्यांमार के अंदर, आपका पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते थे, सही में, जो भारत से ये अलग हुआ था, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद और बताओ, और है कुछ, बस यही थे ना। चलो अब हमें क्या पढ़ना नोट्स के अंदर, अब नोट्स के अंदर चले जाना, नोट्स के अंदर कौन सी चीज स्किप करनी, कौन सी पढ़नी, यहां लिख रखा है विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार लिख रखा है। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सको, सही बात, चाहे तो पढ़ भी सको, क्योंकि आने वाला तो है नहीं बिल्कुल भी, समझ में आई बात है, कहीं नहीं आने का, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ सको, डायग्राम दे रखा है, मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए। दरारी उद्गार के आधार पर लिखा हुआ, दरारी उद्गार के आधार पर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, कि ज्वालामुखी कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम। याद रहेगी बात है कि ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, बहुत आराम से समझना, बड़े प्यार के साथ सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अभी भी से हटा रहे हैं यहाँ, तो ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, कौन सी आकृतियां जो ज्वालामुखी से बनती है, नोट्स उठाओ, पढ़ो, अच्छी तरह से समझ में आएगा सब चीजें। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ज्वालामुखी तो कौन कौन सी आकृतियां बनती है, ये भी कल की क्लास में मैंने समझाया था, एक डायग्राम दे रखा है नोट्स में, ठीक। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, इसे हटा देते फटाफट, देते स्पीड से हटाओ उसे। उसके बाद फिर क्लास का दी एंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तुम्हें बता रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक। कुछ है ही नहीं, सुनो ध्यान से। ज्वालामुखी से आकृतियां कौन कौन सी बनती है, ज्वालामुखी से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, कौन कौन सी शेप बनती है, आ जाओ। एक तो बनती है जो आंतरिक होगी, अंदर ही बनती होगी, कल मैंने इसका डायग्राम पढ़ा चुका मैं इसके बारे में। आंतरिक मैंने सब पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था, इसका करके डायग्राम बनवाया था करके, मैग्मा चैम्बर। आंतरिक का मतलब अंदर जब ज्वालामुखी लावा ठोस हो जाएगा, पढ़ाया था नहीं पढ़ा था, जो डायग्राम मैंने पढ़ा रखा है। एक तो मैग्मा चैम्बर होगा, लावा नली के रूप में बाहर निकलेगा, तस्तरीनुमा होगा, लहर के रूप में होगा लावा, बताया था नहीं बताया था। एक सिल होगा, एक डाइक होगा, सब बताया था नहीं बताया था, अच्छे तरीके। तो वो डायग्राम इसके अंदर लिखा हुआ, पढ़ो से जाकर तभी इससे सब मैंने पिछली क्लास में तभी तक समझाया, ठीक। उसके बाद बाह्य स्थलाकृतियां, सबसे मैंने बाह्य स्थलाकृतियां, याद रहेगी बात है। और ये बाह्य स्थलाकृतियां, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम आराम से पढ़ लोगे बड़े प्यार के साथ, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका। बाह्य स्थलाकृतियां तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, तुरंत पढ़ते ही। अगर तुम यूपीएससी का तैयारी करने वाला हो ना, अगर तुम पीसीएस का तैयारी करने वाला हो, तो फिर तो आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां घोट को पी जाओ, फिर तो आराम से पढ़नी पड़ेगी। ग्रुप सी वाला पीछे तक छोड़ सको,
समझ में आई बात है। ग्रुप सी वाला जो होगा वो पीछे तक छोड़ सके, लेकिन अगर पीसीएस वाला और यूपीएससी वाला आंतरिक स्थला करती है और बाह्य स्थला करती है, याद रहेगी बात है। पीडीएफ के अंदर इंग्लिश में भी हिंदी में भी मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए, पीसीएस के भी, पीसीएस के डाल रखे ना उसमें, पीसीएस के भी और यूपीएससी के भी, वो भी पढ़ सको तुम आगे जाकर। कोई दिक्कत यहां तक? चले, खेल खत्म है इसका। और कुछ है इसमें? हाँ ये है कि ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, यार ये मैंने प्रशांत महासागरीय पेटी कल नहीं समझाई थी क्या? कल समझाई थी तो प्रशांत महासागरीय पेटी कि ज्वालामुखी की पूरी लिंक पाई जा, पढ़ो तो सर, कुछ तो पढ़ो जा। एक समझदार बच्चे को इतना सारा कॉपी हो और उसको नोट्स दे दिया हो, आगे पढ़कर सब समझ में आगा उसे, इतनी बुद्धि उसके अंदर हो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर जो पढ़ते तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। पढ़ो सर तमीज से बैठ कर, नहीं समझ में आना पूछ सको उसमें क्या मतलब है इसका, यही पीडीएफ का सहारा। समझ में आई बात क्या? ठीक, उसके बाद क्या होगा? टेस्ट। अच्छा इतने पे बात खत्म नहीं हो जाती, पढ़ लोगे ना सर? क्या पढ़ना इसमें? कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा जो पढ़ने वाला हो, आराम से पढ़ सको बड़े प्यार के साथ, जो नहीं समझ में आएगा पूछ सको। समझ। अब इसके बाद क्या होगा? टेस्ट होगा। और टेस्ट कितने चैप्टर का होगा? 5 चैप्टर का होगा टेस्ट। कितने का? हाँ 5 चैप्टर के 3 टेस्ट होंगे, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। याद रहेगी बात है, जहां 300 क्वेश्चन तुमने लगाए अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसा हो पढ़ाई। याद रहेगी बात है, पढ़ लोगे ना मजा, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। चलो किसके मिक्स क्वेश्चन आएंगे टोटल 5 चैप्टर के। इसलिए कहता हूं घर जाकर यूट्यूब से ना दबा के उधेड़ के क्वेश्चन लगाओ, 5 चैप्टर के, एक चैप्टर के 100 सवाल हटा के लगा घटो। यूट्यूब तो सवाल ही खत्म कर दो, इतने सवाल देखो यूट्यूब तो सवाल ही खत्म कर दो कि पढ़ा क्या रहा। एक अदर नया दिखाई देना, अच्छा है तो मुझे पता था ही नहीं। अपने नोट्स तो मैच कर, ये मेरे नोट्स में इसे नहीं लिखना, ये मेरे नोट्स में कुछ नहीं लिखना मुझे इसके अंदर, जो तुम्हारे नोट्स में उसे हटा दो। एक आधा पॉइंट अलग दिखा दिया, या बात इन्हें अच्छी बताई, उसे नोट कर ऐड कर लो बन गए सबसे होशियार। ऐसे तो तैयारी हो वो, समझ गए? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले, कल को नया चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर चलेगा। आज का काम है पढ़ना से घर जाकर, तमीज से होश को पढ़ना, क्वेश्चन लगाना।